गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो आपको अच्छे से पता है। क्या पढ़ रहे हैं हम आपका जो यूनिट सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ये आपका यूनिट है, यूनिट थर्ड। ठीक है, ये हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें हमने पिरोल की हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ में ही हमने ESR रिएक्शन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ESR रिएक्शन में मैंने आपको नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन और फॉर्मुलेशन की असाइलेशन और फॉर्मुलेशन की भी कुछ रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी। जैसे फॉर्मुलेशन का मतलब क्या है, CHO का जुड़ना, CHO को जोड़ना। अगर किसी रिएक्शन में CHO बन रहा है लास्ट में एज ए प्रोडक्ट, मतलब फॉर्मिल ग्रुप जुड़ रहा है, तो फॉर्मिल ग्रुप का एडिशन फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो उसके लिए हमने जो रिएक्शन कल पढ़ी थी वो क्या थी, कल हमने फॉर्मुलेशन का जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हमने कवर किया था, जिसमें रिएजेंट हमने क्या लिया था, HCl और HCN। ठीक है, रिएक्शन का नाम क्या था, हम पढ़ रहे थे फॉर्मुलेशन में मैंने आपको फर्स्ट गाटरमान रिएक्शन कल पढ़ाई थी। गाटरमान का रिएजेंट मैंने आपको बताया था HCl और HCN। तो हमारे पास सबसे पहले इमीनियम आयन बना था इलेक्ट्रोफाइल, फिर उस इमीनियम आयन की रिएक्शन हमने पिरोल से करवाई थी, तो उस इलेक्ट्रोफाइल पर पिरोल ने अटैक किया था, यही हुआ था ना। तो फिर लास्ट में हमने क्या किया था, उसका हाइड्रोलाइसिस करके CHO बनाया था, फॉर्मिल ग्रुप जनरेट किया था। ठीक है ना। आज जो हमारा फॉर्मुलेशन का सेकंड रिएक्शन है वो क्या है, विल्समेयर हॉक रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको अगर रिएजेंट पूछा जाता है तो आप क्या कहते हो कि हम DMF लेते हैं। DMF रिएजेंट होता है, POCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। DMF क्या होता है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ये क्या होता है, DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, DMF की रिएक्शन हमें POCl3 की प्रेजेंस में जिस कंपाउंड पर हमें फॉर्मुलेशन करना है उससे करवाते हैं। समझ रहे हो। अब देखो डाईमिथाइल फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले देखो फॉर्मामाइड, ये आ रहा है ना, मतलब हमें फॉर्मामाइड बनाना है। एमाइड एसिड का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मिक एसिड बनाती हूँ, ये फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, अगर OH की जगह NH2 आ जाता है तो हम इसे एमाइड बोलते हैं ना, एमाइड बोलते हैं। और फॉर्मिक एसिड का एमाइड है इसलिए फॉर्मेमाइड बोलते हैं, ये चीज़ बोलते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ क्या है, डाईमिथाइल, 2 मेथिल, इस H की जगह 2 मेथिल आ गए, तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या है, ये है DMF डाईमिथाइल NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। इस DMF की रिएक्शन POCl3 की प्रेजेंस में हम पिरोल के साथ करवाएंगे और फॉर्मुलेशन वहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं, अच्छे से देखना। देखो, सबसे पहले पिरोल, क्योंकि फॉर्मुलेशन तो पिरोल पर ही करवा रहे हैं। ठीक है, पिरोल की रिएक्शन किससे करवाई जाए, DMF के साथ POCl3 की प्रेजेंस में अगर करवाई जाए तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 2 फॉर्मिल पिरोल। जो मेजर प्रोडक्ट है वही बता रही हूँ, अल्फ़ा वाला मेजर होता है ना, तो मैं सिर्फ उसी को लिख रही हूँ। तो हेटेरोएटम को 1 नंबर देते हैं, जब इनका नाम लिखा जाता है तो हेटेरोएटम को नंबर 1 दिया जाता है। तो ये 1 और ये 2, मतलब 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉर्मिल ग्रुप, 2 फॉर्मिल पिरोल। ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा।
भाई पिरोल के सेकंड पोजीशन पर CHO यानी फॉर्मिल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो हम उसे क्या कह देंगे, 2 फॉर्मिल पिरोल कह देंगे। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखो। अभी कल भी मैंने आपको कहा था कि जो भी नेम्ड रिएक्शंस करके जो भी रिएक्शन आपके सिलेबस में है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब पिरोल की रिएक्शन हम BMF के साथ करवाएंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या होता है, हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेमाइड है, सबसे पहले जो फॉर्मेमाइड है उसको आप एसिडिक मीडियम देते हो। एसिडिक मीडियम में होती है रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले जो फॉर्मेमाइड है उसको एसिडिक मीडियम दिया जाता है। तो हमारे पास इस H+ को लेने के लिए 2 एटम ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है। अब इस H+ को कौन लेगा, H+ को कौन लेगा, वो लेगा ना आसानी से, जिसके इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल हो जाए। देखो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, लेकिन जो लेते हैं H+ वो बेस होते हैं। बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ ये भी एक बेसिक नेचर का है, ये भी बेसिक नेचर का है। तो देखो जब आप यहाँ इस H को दोगे, एक तो इसका लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए अवेलेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन की बेसिसिटी कम है। जनरली नाइट्रोजन की बेसिसिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है, और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसके इलेक्ट्रॉन उतना टाइटली बंधे हुए नहीं होते, इसलिए वो आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं। तो बेसिसिटी जनरली नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी EN कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस प्लस यहाँ 2 मैथिल है। मैथिल में हर कार्बन, इसका भी संकरण sp3 है, इसका भी sp3 है, मतलब दोनों की जो ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय है। तो सोचो ये कितने बल्कि ग्रुप है दोनों। ठीक है ना। तो आप ये भी रीजन दे सकते हो, एक तो ये तो सॉलिड रीजन है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो अवेलेबल ही नहीं है, तो H को इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, नहीं दे पाएगा ना। तो H को कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, त्रिविम बाधा है इस नाइट्रोजन पर, और एक आप ये कह सकते हो इसका लोन पे रेजोनेंस कर रहा है, इसलिए ये नाइट्रोजन इस H को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन करेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने जैसे ही H को लिया ये स्पीशीज बनेगी। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तब H+R की बॉन्ड बनाया यहाँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव न्यूट्रल कैसे होगा, ये यहाँ रेजोनेंस करेगा। जैसे ही ये यहाँ रेजोनेंस करेगा ये स्पीशीज आ जाएगी क्या, देखो OH N CH3। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं रेजोनेंस में, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, बना दो पॉजिटिव। ये स्पीशीज हमारे पास आ जाएगी क्या, बिल्कुल ये स्पीशीज आएगी। अब क्या करना है, अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं POCl3 के साथ। जो कंपाउंड हमें मिला है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है POCl3 के साथ। ठीक है, अब POCl3 के साथ रिएक्शन कैसे होती है वो मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें फिर जब हम फ्यूरेन थायफिन पढ़ेंगे तो मैं डायरेक्ट करूँगी ये वाला स्टेप। ठीक है, देखो फॉस्फोरस है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 बॉन्ड बना लिए इसने, लेकिन इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं। फॉस्फोरस के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। हम क्या कर देंगे कि इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए ये क्या है, एक लुईस एसिड है। लुईस ने ये कहा कि कोई भी एटम, कोई भी स्पीशीज अगर किसी भी रीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो वो लुईस एसिड कहलाएगी। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले सकती है, तो अकॉर्डिंग लुईस ये लुईस एसिड है। ठीक है,
अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन ले ली तो यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब रेजोनेंस हो सकता है। हमारे पास ये स्पीशीज़ आएगी, क्या देखेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव अपना मेंटेन है, ठीक है। यहाँ जुड़ गया फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं 3 Cl और एक O-। इस O- पे इसका जो H है वो आके जुड़ जाएगा, क्या इस O- पर ये आके जुड़ जाएगा ना, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो फॉस्फोरस के कितने बॉन्ड है, फिर से 5 बॉन्ड है ना, मतलब फॉस्फोरस फिर से न्यूट्रल है, 5 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है वो जो यहाँ बना रखा है, लेकिन इसके पास अभी भी वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो फिर से क्या करेगा, ये यहाँ से इस ऑक्सीजन की लोन पेयर लेगा, ठीक है। देखो क्या स्पीशीज़ बन गई, जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिए हमारे पास ये स्पीशीज़ आएगी, क्या देखो O डबल बॉन्ड P Cl 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 और ये OH। फॉस्फोरस के बॉन्ड कितने हो गए, 6। चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बना रखा है, पॉजिटिव आ गया। अब ये न्यूट्रल कैसे होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके। ये न्यूट्रल कैसे होगा, यहाँ से किसी एक ग्रुप को निकाल के। अब किस ग्रुप को बाहर निकालेगा, जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो देखो Cl जो हेलोजन है उनकी वितरणता ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, और अगर देखा जाए तो Cl एक बल्कि लिगेंड भी है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल भी है, इसलिए ये यहाँ से इजीली बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये किसी भी एक ग्रुप को निकालेगा तो ये यहाँ से Cl को निकालेगा, तो यहाँ से जो ये Cl बाहर होगा वो यहाँ के जुड़ जाएगा, क्या, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन लेगा इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसने ले लिए तो पॉजिटिव, और ये Cl- यहाँ के जुड़ जाएगा। मतलब हमें देखो कुछ ऐसा मिलेगा, HC डबल बॉन्ड N CH3 पॉजिटिव, और ये है Cl। तो अब मैं जब भी आपको POCl3 की रिएक्शन करवाऊंगी तो OH की जगह Cl लगा दूंगी डायरेक्ट। ये आता कैसे है वो आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। देखो ये वाला जो स्टेप होता है ना, ये जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलता है और एक आके जुड़ता है, इस स्टेप को बोलते हैं SNI, यानी इंट्रामोलिक्यूलर, यानी एक ही मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड ईयर में भी आया था ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही होता है SNI। तो इसमें SNI मैकेनिज्म के द्वारा OH की जगह Cl आ जाता है जब हम POCl3 से DMF की रिएक्शन करवाते हैं। समझ रहे हो ना आप कैसे आता है। अब क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने पॉजिटिव को हटाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों नहीं था, क्योंकि इन दोनों अनोनॉइड संरचनाओं में से ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम विद्युतऋणी परमाणु पर आ रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज, जब धनावेश अधिक विद्युतऋणी परमाणु पर आए तो वो अनोनॉइड संरचना लेस स्टेबल होती है, यानी ये वाली लेस स्टेबल थी, इसलिए ये वाली स्टेबल होगी और आगे जो भी रिएक्शन होगी उसमें वो पार्टिसिपेट करेगी। ये आपको आ गया होगा ना, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। आगे का स्टेप बताने के लिए या ऊपर वाला मिटा देती हूँ, ये वाला मिटा देते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं, अब बस इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है पिरोल पर। देखो क्या होगा, अब ये पिरोल है, ठीक है। इस पिरोल की रिएक्शन जो हमें अभी इलेक्ट्रोफाइल मिला था उससे हमें करवानी है। दिख ही नहीं रहा है, अब ठीक है ना। ये पिरोल है, इस पिरोल की रिएक्शन हमें जो इलेक्ट्रोफाइल मिला है ये रहा, इससे हम करवाएंगे।
यहाँ पॉजिटिव था, ये लो अटैक करवाया। अटैक करवाते हमें पता है अल्फ़ा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, तो जब मैं इसे जोड़ूंगी तो कहाँ जोड़ूंगी, अल्फ़ा पर ही जोड़ूंगी ना। दोनों मिथाइल को मैंने साथ लिख दिया है Me2, ठीक है। यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। रेजोनेंस करवाएंगे। देखो ये अनादि संरचनाएं आप हर रिएक्शन में बनाना, चाहे आपको आती हो फिर भी बनाना, इससे आपका ये वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अनादि संरचनाओं वाला ना, फिर कभी नहीं भूलोगे। Me2 ये चीज़ आएगी। अब क्या होगा, अब हमें पता है ये लोन पेयर आगे रेजोनेंस करेगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ अपना एक कंपाउंड, ये चीज़ मिलेगी हमें, बिल्कुल यही चीज़ मिलेगी ना। अब क्या होगा, अब लास्ट वाला स्टेप तो आपको अच्छे से पता ही है, यहाँ से H निकलता है और एरोमेटाइजेशन लेके आता है कंपाउंड में। ये लो बन गया कंपाउंड एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सारे एटम sp2, यही तो होती है कंडीशन एरोमेटिक की। तो जैसे ही यहाँ से H+ इलेक्ट्रोफाइल बाहर हुआ, हमें ये कंपाउंड मिल गया, ठीक है, ये कंपाउंड मिल जाएगा। अब क्या होगा, अब देखना ध्यान से देखना, अब क्या होगा, यहाँ ये एक लीविंग ग्रुप है, ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करके इस लीविंग ग्रुप को भगा सकते हैं ना, यहाँ से भगा सकते हैं। देखो क्या चीज़ आ जाएगी अपने पास, हमें ये चीज़ मिल जाएगी, क्या, ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, यहाँ क्या है, CH डबल बॉन्ड N और ये 2 मिथाइल। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं भाई, चार्ज क्या आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव, ये चीज़ होने वाली है, पॉजिटिव आ गया। अब क्या होगा, अब इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है, उस पॉजिटिव पे अटैक ऑन कर देगा इस H2O का लोन पेयर, ठीक है ना। देखना क्या बनेगा, जैसे ही यहाँ अटैक हुआ, हमें ये स्पीशीज मिलेगी ना, CHN Me2OH, H2O आगे जुड़ेगा देखो, तो उस पर पॉजिटिव आएगा ऑक्सीजन पे, तो वो H को भगा देगा, तो मैंने H को पहले ही भगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पता है ना, ये यहाँ के जुड़ता है, एक और रह जाता है, फिर यहाँ पॉजिटिव, फिर H+ निकल जाता है, तो यही चीज़ बनने वाली है। अब क्या होगा, अब ये रेजोनेंस करेंगे और इस लीविंग ग्रुप को यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन पर 2 मैथिल जुड़े हुए हैं जिनका साइज़ बड़ा है, बल्कि ग्रुप है, इसलिए यहाँ से आसानी से बाहर हो जाएगा और आपको ये चीज़ मिल जाएगी NH C डबल बॉन्ड OH। इस ऑक्सीजन के पास H है, ठीक है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव आ रहा है, H को भगा देगा, तो ये H इस NMe2 के साथ मिलके क्या बना लेगा, 2 डिग्री एमीन, क्योंकि जब नाइट्रोजन निकलता है तो NMe2 नेगेटिव की फॉर्म में निकलता है, और जब H+ निकलता है तो वो इस NMe2 के साथ मिलके 2 डिग्री एमीन बना लेता है। समझ गए होंगे क्या, सारा वैसे सिस्टमेटिक है, कुछ मिक्सिंग तो हुआ नहीं है। देखो वापस से देखो, हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इसकी रिएक्शन करवाई है एसिडिक मीडियम में PuCl3 के साथ। एसिडिक मीडियम दिया, ऑक्सीजन ने ले लिया, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, वो अवेलेबल ही नहीं है लेने के लिए, ठीक है। यहाँ H आ गया, तो जैसे ही पॉजिटिव आया इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, रेजोनेंस करेगा, ये चीज़ होनी है।
जैसे ही नाइट्रोजन ने रेजोनेंस किया, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव आते ही अब जैसे ही आपने PuCl3 की रिएक्शन यहाँ करवाई तो PuCl3 जो है वो ऑक्सीजन के साथ OH के साथ जब रिएक्शन करता है तो SNI मैकेनिज्म से अल्कोहल की जगह हमें हेलोजन दे देता है। वहाँ जो भी आपने जैसे Cl लेते हो, PuCl3 में Cl होता है तो वहाँ Cl आ जाता है SNI मैकेनिज्म से। मैकेनिज्म कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया है कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है, मतलब वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से वो एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है और OH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट करते ही क्या होता है, रेजोनेंस के कारण ये वाली स्ट्रक्चर आ जाती है। फिर वापस से इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है तो फिर से इलेक्ट्रॉन लेता है ऑक्सीजन से। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, फॉस्फोरस पे नेगेटिव आ जाता है। अब चूँकि न्यूट्रल कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो ये न्यूट्रल होने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये न्यूट्रल होने के लिए किसी एक ग्रुप को यहाँ से बाहर करेगा, जो कि Cl यहाँ से बाहर होता है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज़्यादा है। Cl निकल गया और ये यहाँ की जुड़ गया। SNI स्टेप आपने इसको कहा क्योंकि एक ही स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और उसी स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, इसलिए ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। फिर बस अनुनादी संरचना भी बनाई है जिनमें ये वाली स्टेबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम विद्युतऋणी परमाणु पर आ रहा है। वो अनुनादी संरचना ज़्यादा स्थायी होती है जिसमें धनावेश कम विद्युतऋणी परमाणु पर आए। ठीक है, फिर ये हमारे लिए इलेक्ट्रोफाइल है। इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन हमने पिरोल के साथ करवा दी। जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई, अनुनादी संरचनाएं बनाई और लास्ट में आपको इमीन कंपाउंड मिलते हैं, इमीनियम आयन आपको मिलता है, जिस पर H2 का अटैक करवा के हम क्या बना लेते हैं, 2-फॉर्मिल पिरोल। 2-फॉर्मिल पिरोल, ये रहा ना 2-फॉर्मिल पिरोल। ठीक है, ये है आपका क्या, विल्समेयर-हॉक रिएक्शन। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना, देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फॉर्मुलेशन का थर्ड रिएक्शन। ये सेकंड था, विल्समेयर-हॉक रिएक्शन सेकंड, फॉर्मुलेशन का सेकंड रिएक्शन, जिसमें पिरोल के सेकंड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आता है, फॉर्मिल ग्रुप आता है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली रिएक्शंस। नेम्ड रिएक्शन तो इम्पोर्टेंट ही होती है, शॉर्ट नोट में डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है थर्ड फॉर्मुलेशन की, वो क्या है, वो है राइमर-टिमान। राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन, ये हमारा फॉर्मुलेशन का थर्ड रिएक्शन है। इसमें जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, रिएजेंट क्या लिया जाता है इसमें, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, सोडियम मिथॉक्साइड या और भी कोई बेस आप यूज़ कर सकते। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, राइमर-टिमान रिएक्शन जब होती है तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है ना, देखो पिरोल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ बेस के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है ना, एक तो हमें फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट मिलता है जिसमें CHO ग्रुप आ जाता है सेकंड पोजीशन पर, एक तो ये मिलता है, और एक हमें यहाँ पर मिलता है पिरिडिन। इसलिए ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट है
क्योंकि इस रिएक्शन में पिरिडीन भी बनता है, ठीक है ना, इसलिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो इसका नाम तो क्या लिख देंगे, हेटेरोएटम्स नंबरिंग 2 फॉर्मिल पिरोल, 2 फॉर्मिल पिरोल, और उसका क्या लिख देंगे, हेटेरोएटम्स नंबरिंग दो 1 2 3। थर्ड पे क्या है, क्लोरो, 3 क्लोरो, कंपाउंड क्या है, पिरिडिन। 6 मेंबर रिंग में जब नाइट्रोजन होता है तो उसे पिरिडिन कहा जाता है भाई, ठीक है। ये क्या है, 3 क्लोरो पिरिडिन। अब इसका मैकेनिज्म देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से आप इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म अच्छे से देखेंगे किस तरह से क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म, ये है क्लोरोफॉर्म। सबसे पहले आपने इसको बेस दिया, बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा। यह हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि इस कार्बन पर 3 हेलोजन लगे हुए हैं जिनका -I इफेक्ट लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर की वजह से ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, निकल जाएगा। ये चीज़ आएगा अपने पास, नेगेटिव आ गया। अब यहाँ से ये क्या करता है, एक Cl को भगा देता है। क्यों भगा देता है Cl को, क्योंकि जैसे यहाँ से Cl जाता है, जब इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है ना, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी। ये इसका नेगेटिव तो यहाँ मेंटेन है, जिसे आप लोन पेयर लिख दो या नेगेटिव लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही Cl- यहाँ से निकला, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है। अब कमी कैसे शो करेंगे, देखो कार्बन के पास 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, एक तो लोन पेयर में 2 और बॉन्ड पेयर के 4, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन का। और ये जब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो वो स्पीशीज कहलाती है कार्बीन। कार्बीन, कार्बन पर जब 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कार्बीन। राइमर टीमान में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कार्बीन होता है, ठीक है। अब बस इस कार्बीन की रिएक्शन आपको करवानी है। CCl2, आप इसे नेगेटिव भी लिख सकते हो, लोन पेयर भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ ये अटैक करेगा। अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके नेगेटिव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो मेंटेन रहेगा भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसके ऑर्बिटल में डोनेट किए जा रहे हैं। देखो ये स्पीशीज आएगी क्या, CCl2, ये इसका नेगेटिव मेंटेन है, पूरे रिएक्शन में मेंटेन है। पॉजिटिव आ गया, अनालिसिस संरचना ये बना दो। यहाँ पॉजिटिव आ गया, यही होगा। एक और अनालिसिस संरचना बनेगी जहाँ लोन पे रेजोनेंस करेगा। यह अनालिसिस संरचना ही बनती है ना, बन गई। यहाँ भी लास्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से ये H निकलता है और एरोमेटाइजेशन लेके आता है। H+ निकल गया ना, इलेक्ट्रोफाइल निकल गया, और हमें ये वाली स्पीशीज़ मिलती है ना। अब देखो जो H+ यहाँ से निकला है वो ही नेगेटिव पे आके जुड़ जाता है और क्या बना देता है, CH Cl2। समझ गए ना, CH Cl2 यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, जो भी आपने बेस लिया है वो आएगा यहाँ। जैसे मान लो मैंने KOH लिया था, तो KOH का जो O- है वो यहाँ अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। बाहर क्या हो जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा ना, ठीक है। क्या बन गया देखो, ये स्पीशीज़ आएगी क्या, नाइट्रोजन
यहाँ आ गया COH और ये Cl, ये चीज़ बनेगी ना। अब ऑक्सीजन के लोन पेयर आगे फिर से रेजोनेंस करेंगे क्योंकि अभी एक और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ये लो ये भी भाग जाएगा, ये H और ये Cl मिलके HCl बना लेंगे और आपको मिल जाएगा फॉर्मिल ग्रुप। हो गया फॉर्मुलेशन, हो गया ना फॉर्मुलेशन। देखो कितना शानदार रिएक्शन है। क्या करना है, सबसे पहले इसका रिएजेंट ध्यान रखना है कि अगर क्लोरोफॉर्म के साथ बेस दिया हुआ है तो वो रिएक्शन रायमर-टिमान है। रायमर-टिमान में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, कार्बिन, ठीक है, कार्बिन बन गया। अब इस कार्बिन की रिएक्शन हम पिरोल के साथ करवाते हैं। जब रिएक्शन करवाई जाती है पिरोल के साथ तो क्या होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका नेगेटिव मेंटेन है। लास्ट में जैसे ही H+ बाहर निकलता है ये उस H को एक्सेप्ट कर लेता है, कर लिया एक्सेप्ट। फिर जो भी आपने बेस लिया है वो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, अटैक करता है, लिविंग ग्रुप को भगाता है, फिर वापस से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देता है, लिविंग ग्रुप को भगाता है, ठीक है। क्या बन गया, 2-फॉर्मिल पिरोल, यही बनाना, 2-फॉर्मिल पिरोल आपके पास आ गया। एक प्रोडक्ट बन गया है पिरोल वाला। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनता है वो भी देख लो, पिरिडीन कैसे बनता है वो, ठीक है। देखो पिरिडीन कैसे बनता है, ये पिरोल है, अपना जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, CCl2 नेगेटिव, यही तो है। तो क्या होता है, ये कार्बिन है, कार्बिन डबल बॉन्ड के साथ इंसर्शन रिएक्शन देते हैं। कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करती है, इसे अपने पाई बॉन्ड में कैप्चर कर लेती है। ऐसे पाई बॉन्ड था ना, ये लो जुड़ गया कार्बन, इसका नेगेटिव यहाँ टेक किया, ये यहाँ टेक किया, हो गया। इसे हम कहते हैं इंसर्शन, इंसर्शन ऑफ कार्बिन, कार्बिन का इंसर्शन हो गया भाई। अब क्या होगा, अब ये यहाँ रेजोनेंस करेगा, जब ये यहाँ रेजोनेंस करेगा यहाँ एक H भी है, 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्योंकि 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है इसलिए वो लेस स्टेबल होती है, आसानी से टूट जाएगी। जैसे ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर होगा, समझ रहे हो ना। देखो क्या चीज़ हो रही है, Cl- निकल गया यहाँ से, ठीक है। कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बना दो। देखो ये चीज़ हुई है 1, यहाँ डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड, यही है। ये 3 पे जुड़ा हुआ है Cl, एक Cl निकल गया लेकिन एक तो है 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, देखो 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड और 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, यही चीज़ है ना। अब नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव आएगा, यहाँ से H+ को भगाएगा, इस H को Cl ले लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है ना। क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 3-क्लोरोपिरिडीन। समझ रहे हो क्या, कैसे क्या कर रहे हैं हम। सबसे पहले इसमें बस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तो कार्बिन ही रहेगा भाई, चाहे आप पिरिडीन बनाओ चाहे आप फॉर्मिल पिरोल बनाओ, इलेक्ट्रोफाइल तो आपका कार्बिन ही है। उस कार्बिन की ही रिएक्शन आपने करवाई है। जब आपने रिएक्शन करवाई तो आपने क्या देखा कि इस रिएक्शन में जब हम इंसर्शन नहीं करवाते हैं कार्बिन का, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाते हैं तो हमें 2-फॉर्मिल पिरोल मिलता है, और जब इंसर्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है पिरिडीन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रोडक्ट, समझ गए ना। इस तरह से रायमर-टिमान भी आप कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप रायमर-टिमान रिएक्शन कर लेंगे।
फॉर्मुलेशन का थर्ड रिएक्शन कंप्लीट। देखो कितने इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है सारे, है ना। अगर समझ में आ जाए ना तो आप हर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में इनको यूज़ करते हो, ठीक है। हो जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट ये भी ऐसा रिएक्शन ही है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन यानी कि COOH का जुड़ना, समझ रहे हो। ये भी राइमर-टीमान ही है। आप इसे राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन भी बोल सकते हो। राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, CO2 का निकलना, ठीक है। और कार्बोक्सिलेशन COOH का जुड़ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जब बेस के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कुछ ऐसा होता है, यह पिरोल है। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी CCl4 के साथ बेस के प्रेजेंस में, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे सेकंड पोजीशन पर COOH ग्रुप मिलता है, ये मिलता है मुझे, ठीक है। जिससे क्या कहेंगे, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, पिरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब देखो किस तरह से रिएक्शन होगी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखो कैसे होगा। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन के पास तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंशियल में 4 बॉन्ड बना रखा है, ऑक्टेट भी पूरा है, तो ये तो लुईस एसिड तो नहीं है। मतलब जब यहाँ अटैक होता है पिरोल का तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इसने अटैक किया और ये यहाँ से बाहर हो गया, Cl- निकल गया, हमें क्या मिल गया, CCl3 और यहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। ये चीज़ बनेगी भाई। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, बना दो। यही होगा। अनादि संरचना है तो अब आने लग गई होगी ना अच्छे से। बार बार नोट्स भी आप लोग बनाओगे तो दिमाग में छप जानी चाहिए। ये तो यही बनती है 3, जब अल्फा पे अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का। अब क्या होगा, अब यहाँ से H निकलेगा और एरोमेटाइजेशन करेगा, सिस्टम को एरोमेटिक करेगा। मतलब मुझे ये चीज़ मिलेगी क्या, ये बनेगा भाई, ठीक है। CCl3 आके जुड़ गया। अब मैंने मीडियम बेसिक लिया है, अभी कहा ना बेसिक मीडियम, देखो बेस है, तो क्या होगा, अब जो मेरे पास ये स्पीशीज़ बनी है उसकी बेस से जब रिएक्शन होती है तो वो अटैक करता जाता है, लिविंग ग्रुप को भगाता जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है। समझ रहे हो, CCl2 और ये है OH। अब यहाँ अभी भी 2 Cl है, ठीक है। फिर से अटैक करेगा, Cl और यहाँ से H, बाहर क्या हो जाएगा, HCl। यही होगा भाई। क्या बन गया देखो, COCl। ये H और Cl मिलके HCl बना लेंगे। बेस फिर से अटैक करेगा क्योंकि अभी एक और लिविंग ग्रुप है यहाँ। अब जैसे ही अटैक करेगा यहाँ नेगेटिव नेगेटिव वापस से अटैक करके Cl को भगा देगा, ठीक है। तो बेस के साथ कुछ ना कुछ तो लिया होगा मैंने, जैसे NaOH लिया होगा तो सोडियम होगा, KOH लिया होगा तो पोटेशियम होगा, उनके साथ ही Cl चला जाएगा। क्या बन गया, एसिड। ये बन गया पिरोल
2 कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बना आपको समझ में आ रहा होगा ना। हमें रिएजेंट क्या लेना है, CCl4 और बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। ठीक है, राइमर टीमान ने ये रिएक्शन दी थी इसलिए इसका नाम भी राइमर टीमान ही है। ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मुलेशन होता है, और जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोक्सिलेशन होता है। समझ गए ना। तो बस कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन आपने करवाई है, पिरोल के डबल बॉन्ड ने अटैक किया है। जब वो अटैक करेगा तो एक Cl वहाँ से बाहर होगा, क्योंकि कार्बन के पास ना तो वैकेंट ऑर्बिटल है और ना ही उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो वो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए उसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसी एक ग्रुप को भगाना पड़ेगा। भगा दिया उसने, फिर अनादि संरचना ही बनाई है और बेस का अटैक करवा के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के हमने एसिड बनाया है। समझ में आ गया होगा ना कैसे रिएक्शन हुआ है। ये है राइमर टीमान कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इस तरह से आप ये वाला रिएक्शन भी कर लेंगे। ठीक है, अब मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन देखो, सेकेंड ईयर में आपने सब रिएक्शंस पढ़ी है ना, कार्बोनिल कंपाउंड जो पढ़ा था 8-10 रिएक्शन आई थी, वहाँ आई थी ना। मैनिक रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई। नेक्स्ट ESR रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। हमने अब 4 पढ़ ली है ना, फॉर्मुलेशन इसमें हमने 4 पढ़ ली ना। अब फॉर्मुलेशन तो हो गया, अब 5th रिएक्शन क्या है, 5th रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन। मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, रिएजेंट हम क्या लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन करवाई जाती है, जिस कंपाउंड पर हमें मैनिक रिएक्शन करवानी है उस पर। तो रिएजेंट इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस 2 डिग्री एमीन। ये तो होता है इसका रिएजेंट। जब फॉर्मेल्डिहाइड 2 डिग्री रिएक्शन एमीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, देखो पिरोल की रिएक्शन हम करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है NN डाई एल्किल एमिनो, NN डाई एल्किल एमिनो मिथेनो 2 मिथाइल पिरोल। देखो क्या होता है, N पे क्या जुड़ा हुआ है, डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल एमिनो। ठीक है, 2 मिथाइल पिरोल, ये इसका नाम है। 2 पे मिथाइल है, मिथाइल पे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2 मिथाइल पिरोल, ये हमें कंपाउंड मिलता है जब हम क्या करवाते हैं, मैनिक रिएक्शन करवाते हैं। कैसे होती है रिएक्शन, देखो रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन होती है। ठीक है ना, ये दोनों रिएक्शन करके हमें इमीनियम आयन देते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है 2 डिग्री एमीन से। ये चीज़ होने वाली है, लोन पेयर अटैक करने वाला है कार्बोनिल के कार्बन पर, और आपको ये चीज़ मिलेगी क्या, O-। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, पॉजिटिव आएगा,
पॉजिटिव को हटाने के लिए H+ को भगाएगा और उस H को ये ऑक्सीजन ले लेगा। ये चीज़ होगी ना, हमें ये चीज़ मिलेगी क्या, यहाँ आ गया OH and Me2। ये रेजोनेंस करके इस OH लिविंग ग्रुप को यहाँ से भगा देगा। क्या होगा देखो, OH- यहाँ से निकल गया, हमें क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड N Me2। ये चीज़ बनेगी ना, इसके अनुनादित संरचना बना दो। ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो पॉजिटिव कहाँ चला जाता है भाई, कार्बन पे चला जाता है ना, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये जो बना है इमीनियम आयन, ये मैनिक रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो पिरोल से। यही है, करवा दो अटैक। क्या बन जाएगा, वही अनुनादित संरचनाएं बनेगी। यही बनेगा, यहाँ पॉजिटिव अनुनादित संरचनाएं आती है हमें बनानी, बना देंगे। ये रहेगा अब इलेक्ट्रॉन। देखिए आपके पास ये चीज़ आएगी CH2 and Me2। ये अनुनादित संरचनाएं है भाई, अनुनादित संरचनाएं बन गई। अब क्या होगा, अब एरोमेटाइजेशन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा H+ और इसे न्यूट्रल कर देगा, मतलब आपको ये कंपाउंड मिलेगा CH2 and Me2। ये तो था इसका प्रोडक्ट। अब आगे कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, वरना ये यहाँ रेजोनेंस कर लेता, उसको भगा देता, है ना, है ही नहीं यहाँ लिविंग ग्रुप, तो आगे यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। समझ रहे हो क्या, मैनिक रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, NN डाइमिथाइल एमिनो 2 मिथाइल पिरोल। ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है। रिएजेंट इसमें क्या लिया जाता है, रिएजेंट आप लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन जब आप किसी एरोमेटिक सिस्टम से करवाते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है NN डाइमिथाइल एमिनो 2 मिथाइल पिरोल। बनता कैसे है, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड और 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन होती है। रिएक्शन से आपको क्या मिलता है, इमीनियम आयन। इमीनियम आयन, उसकी अनुनादित संरचना मैंने बनाई है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब कम विरुद्धरणीय परमाणु पर आए तो वो अनुनादित संरचना ज़्यादा स्थायी होती है, इसलिए ऊपर वाली अनुनादित संरचना क्या होगी, स्थायी, और वो ही आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। कर रही है, जैसे आपने अटैक करवाया, देखो अनुनादित संरचनाएं बना के लास्ट में हमने एरोमेटाइजेशन करवाया है, और वही हमारा लास्ट क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं था कार्बन पे, वरना लोन पेयर वापस से रेजोनेंस करके Cl या जो भी लिविंग ग्रुप होता उसको यहाँ से भगा देते, बट लिविंग ग्रुप है ही नहीं, तो रिएक्शन यहीं तक होगी और आपका लास्ट प्रोडक्ट यही होगा NN डाइमिथाइल एमिनो 2 मिथाइल पिरोल। समझ गए ना, ये मैनिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी ESR रिएक्शन बची है अभी, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, कपलिंग रिएक्शन, होबेन-हॉस सिंथेसिस, हाफमान मिथाइलेशन, फिर पिरोल का रिडक्शन, फिर जाके आपकी ESR रिएक्शंस कंप्लीट होगी। उसके बाद हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक के बाद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे,
फिर पिरोल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, देन आपका पिरोल होगा कंप्लीट। समझ रहे हो? ये सारे रिएक्शन पढ़ने के बाद इनकी कुछ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन होगी। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट से रिएक्शन करवाने के बाद आपको इनकी जैसे पिरोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एरोमेटाइजेशन इसमें कैसे आता है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर आपका पिरोल जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आपका फर्स्ट जो पिरोल हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्यूरेन। समझ रहे हो? आज का लेक्चर यहीं तक रख रहे हैं, बाकी इसके आगे का हम कल वाले क्लास में कवर करेंगे। ठीक है ना? आज का क्लास यहीं ख़त्म है। आपको जो भी पढ़ाया गया है रिक्वेस्ट है प्लीज़ अच्छे से पढ़ो इसको। जितनी बार आप इसको लिख के देखोगे ना उतना अच्छे से आपको मैकेनिज़्म याद रहेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो मैकेनिज़्म आ रहे हैं भाई, और इजी वे में इसे इजी तो कोई एक्सप्लेन कर नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है आप अच्छे से सुनोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे, क्या चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ। ट्राई तो यही है मेरा कि आपका कोई डाउट रहे ही नहीं। मैं जितना मैक्सिमम हो सके उतना इजी वे में एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रही हूँ। स्टिल अगर नहीं आता है, क्योंकि ऑनेस्टली हमें पता नहीं रहता ना स्टूडेंट को कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें तो नॉर्मल सी लगती है, लेकिन बच्चे को अगर वो चीज़ नहीं आ रही है और अगर वो सोच रहा है कि पूछेंगे तो क्या सोचेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, पूछना है, सीखना है। ठीक है ना? नहीं पूछोगे तो हम तो हमारे हिसाब से जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे करती जाऊँगी। और अगर किसी ने कुछ चीज़ अगर समझनी है आपने पूछ ली तो नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा तो उसमें वो चीज़ रिपीट नहीं होगी ना, वो चीज़ आगे से फिर क्लियर होती हुई आएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को इस लेवल तक समझाना पड़ेगा। ठीक है ना? बाकी पूरा ट्राई तो यही है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें तो बता दे रहे हैं, लाइक डी ऑर्बिटल वैकेंट है, एरोमेटाइजेशन है एंड ऑल। स्टिल आपको कुछ नहीं आता है तो आपको भाई पूछना ही है। ठीक है ना? तो जो भी आज हमने रिएक्शंस पढ़ी आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं आता है तो पूछना है ही। समझ रहे हो ना? ओके, तो मिलते हैं कल। ठीक है, बाय।